एडवाइसली में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा क्या है एंड संज्ञा के प्रकार भी जो है इनका आपस में भी यूज कैसे होता है। मतलब कई बार होगा कि जातिवाचक संज्ञावाचक के जातिवाचक जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे यूज हो रही है, जो द्रव्यवाचक है वो समूहवाचक के रूप में कैसे यूज हो रही है। तो हम सारे प्रकार देखेंगे कि इनका यूज आखिर होता कैसे है। मतलब संज्ञा का हम बिल्कुल पूरा कंप्लीट डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, स्पेशली फॉर केवीएस, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी तीनों में आ रहा है, बट हम पीआरटी के लिए मेन पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट करने वाले हैं संज्ञा को। सो लेट्स स्टार्ट। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी कि जो संज्ञा है इसका मतलब ही होता है कि किसी भी चीज का नाम बताना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? नाम। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। इसकी डेफिनेशन हो गई, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि का नाम ही उसका संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से उसे पहचाना जाता है। अगर संज्ञा नहीं होगी तो उसकी पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी हम बिना संज्ञा के नहीं कर सकते, ये असंभव है। तो इसलिए संज्ञा का होना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, हमने संज्ञा का प्रॉपर हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है। सो संज्ञा अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है। अब हमारे कितने प्रकार हैं वो देख लेते हैं। ये जो 5 प्रकार है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा एंड पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो अभी हम पहला पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे कि राम, गंगा, पटना, ये सब क्या है? ये हमें नाम बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ये प्रॉपर नाउन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। दूसरा हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक हो गया कॉमन नाउन इंग्लिश में, एंड हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, यानी कि इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि नदी, पर्वत, लड़की आदि। तो ये सब क्या है? ये जातियां हो गई। अगर लड़की की बात करें, यानी कि इसमें बहुत सारी लड़की, कोई भी लड़की हो सकती है, काली हो, गोरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी लड़की हो सकती है, अच्छी बुरी कैसी भी। पर्वत है, अब पर्वत बहुत तरह के हो सकते हैं, हर काइंड का पर्वत इसमें आ गया। नदी है, हर तरह की नदी आपकी जातिवाचक संज्ञा में आएगी। लेकिन जब हम इन्हीं लोगों का नाम देते हैं, जैसे कि गंगा एक नदी का नाम है, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। पर्वत हमने माउंट एवरेस्ट ले लिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लड़की हमने रमा ले ली तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। लेकिन जब हम इनके प्रॉपर नाम से नहीं बुला रहे तब ये क्या कहलाती है? ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। नेक्स्ट हमारी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जितनी भी धातु होंगी, वस्तु होंगी, ये सभी आती हैं, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द में सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे ठोस पदार्थ, ठोस में यहाँ पे सॉलिड्स की बात हो रही है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि ये सब कोई ना कोई धातु है। फिर आता है द्रव पदार्थ, यानी कि इसमें लिक्विड्स की बात हो रही है, जैसे कि तेल, पानी, घी, दही आदि, ये सभी क्या आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव पदार्थ में आएंगी। फिर आता है गैसियस पदार्थ, यानी कि गैसेस जो होती है, जैसे कि धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपकी किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हमारा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं इंग्लिश में। इसकी परिभाषा है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर समूह या समुदाय के वाचक है, जैसे कि वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, टी सेट, ऑर्केस्ट्रा, ये सभी क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा है। स्टूडेंट्स, हम ना मैक्सिमम कंफ्यूज आते हैं समूहवाचक और जातिवाचक में। तो समूह में याद रखना कि ये ना किसी ग्रुप से बिलोंग करेगा, समूह या समुदाय से बिलोंग करेगा। और इसको ना हम, जैसे कि हम इंग्लिश में यूज नहीं कर लेते कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यहाँ पे हम ऐसे ही बोल देते हैं कि अंगूरों का गुच्छा, तो वो जो गुच्छा शब्द आ रहा है ना, वो समूह के अंदर आ रहा है। ऐसे ही हम जब पूरे फैमिली बोल रहे हैं तो वो परिवार है, और उसमें जातिवाचक में हम किसी की जाति बता रहे होते हैं। तो वो ये दोनों एक तरह सेम होते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि ये किसी एक व्यक्ति का वाचक नहीं होता, ये पूरे समूह के लिए होता है। और एग्जाम्पल आपने देख ही लिए। अब हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञाओं के। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि नक्षत्रों का मंडल, इसमें आपके प्लैनेट्स आ गए। तारों का पुंज, ये जो हम बोलते हैं ना कि ये सेलेस्टियल्स बन रहे हैं, तो वो जब हम देखते हैं कि 5-6 तारे एक साथ है तो वो कुछ बना रहे हैं, ये हो गया। पर्वतों की श्रृंखला, जब बहुत सारे पर्वत एक साथ हैं। फूलों, अंगूरों, कुंजियों का गुच्छा, इन तीनों का गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। जैसे हमने गुलदस्ता बोला तो ये फूलों का गुच्छा हो गया। लताओं का कुछ, बहुत सारी बेल है वो आपस में लिपटी हुई है। केले का गोंजो, केले के बहुत सारे ऐसे पत्ते के ऊपर पत्ता रख देते, वो हो गया। अनाजों का ढेर, भेड़ों का झुंड। मतलब आपको ना, अगर ये सिर्फ भेड़ लिखा होता, भेड़ों, तो ये आपकी हो जाती जातिवाचक। केले लिखा होता तो ये भी आपका जातिवाचक आता कि अलग अलग। अगर यहाँ पे केले तो सॉरी आपका व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे जैसे नक्षत्र हो गया तो नक्षत्र आपका जातिवाचक होता। लेकिन जब इनके साथ ये वर्ड लगाए ना, जैसे कि मंडल, पुंज, श्रृंखला, गुच्छा, दस्ता, कुंज, ढेर, झुंड, ये सब आप देख रहे हो, दल,
काफिला, कारवा, तो ये सब एक समुदाय के नाम हो गए, कुछ समूह के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब आपकी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। तो आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है और कौन सा आपका समूहवाचक संज्ञा है। अब इसको प्रॉपर और भी देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी ये समूहवाचक संज्ञा लिखी है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है और वहां पे फिर हम कंफ्यूज आते हैं। तो एक बार एटलीस्ट दोबारा रिवाइज ना करना चाहो मत करना, बट वीडियो में इसको स्किप मत करो, पूरा प्रॉपर देखो एंड सुनो कि बोलना क्या चाह रहे हैं। एंड लास्ट में मैं इसका पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये कहाँ पे है, तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अभी देख लो क्या क्या है, जैसे कि टिड्डियों, यात्रियों, घुड़सवारों, वक्ताओं का दल, ऊंटों, यात्रियों का काफिला या कारवा, चोर, डाकुओं, लुटेरों, पॉकेट मारो, अपराधियों का गिरोह, कवियों, लेखकों, गायकों, मूर्खों, विद्वानों की मंडली, इसमें मंडली का यूज करते हैं, राजनीतिज्ञों का गुट, राज्यों, मजदूरों, कर्मचारियों का संघ, शिष्टमंडल, अच्छे उद्देश्यों के लिए अच्छे व्यक्तियों का शिष्टमंडल, यानी कि जब भी हम अच्छे उद्देश्य के लिए बोलते हैं, जब इसमें बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो उसे शिष्टमंडल कहते हैं। कार्यों की सूची, तो ये सब आपका किस में आ रहा है, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ रहा है। अभाववाचक संज्ञा वो होती है, भाववाचक से ही समझ लो कि इसमें भाव प्रकट होगा। जब कोई संज्ञा को हम यूज करते हैं कुछ भी अपना इमोशन बताने के लिए, अपने भाव को बताने के लिए, अपना भाव, गुण या फिर दशा को ज्ञात कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, दूसरे लोगों को उसके बारे में बताने के लिए कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हमारा भाव है, क्या हम महसूस कर रहे हैं, तब हम भाववाचक संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, लालिमा, ऐसे हम बहुत सारे संज्ञाओं को यूज करते हैं। अब जो कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं वो स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ होती हैं जिनको किसी न किसी की सहायता से बनाया जाता है। अब जैसे कि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, सुख है, दुख है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रीति, श्रद्धा, इसको मेरे को कुछ और इसके साथ जोड़ना नहीं पड़ा, ये अपने आप में ही भाव प्रकट कर रही है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। लेकिन कुछ होती है परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं, इसमें ना मुझे संज्ञा के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ता है जिससे कि ये भाव बताती है। और इसमें कौन कौन सी संज्ञा यूज होती है, इसमें होती है जातिवाचक संज्ञा, या फिर आपको सर्वनाम मिलेगा, विशेषण या किसी क्रिया या अव्यय में जब कुछ ना कुछ हम शब्द जोड़ते हैं, जब जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो होती है प्रतंत्र भाववाचक संज्ञा है। अब ये जो शब्द मैंने बताया, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनमें हमें कौन से शब्दों को जोड़ना, और ये हमेशा अंत में जुड़ेंगे यानी कि प्रत्यय बनेगा, तो ये आपके होंगे आव, तव, पन, अन, इमा, ई, ता, हट। जब भी आपके ऐसे शब्द आपको लास्ट में मिल रहे हैं ना संज्ञा के, तो यानी कि वो भाववाचक संज्ञा है। अब कुछ हम भाववाचक संज्ञा देख लेते हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा से बनी है। जैसे कि पुरुष से पुरुषत्व या फिर पौरुष, नारी से नारित्व, गुरु से गुरुत्व, मनुष्य से मनुष्यता, अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, आप से आपा। ये मत सोचना कि भाई ये सारे ही क्यों करा रही हूँ, सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए, जब आप कब क्वेश्चन लगाने बैठो ना तो आपको याद हो कि ओके ऐसे मैम ने बताया था, तो इसका तो इस टाइप से बनता है। कई बार हमें समझ नहीं आता, मम है इसका ममता लिख देते, बल्कि इसका क्या होगा, ममत्व होगा, तो इस प्रकार से हमें फिर याद भी रह जाएगा। तो ये कुछ जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा थी, एंड ये हमारी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, ये होती अपना का अपनत्व, मम का ममत्व, निज निजत्व, आप आपा। अब हम देख रहे हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो वो कैसे बनेगी, सुंदर का हो जाएगा सुंदरता या फिर सौंदर्य, वीर का हो जाएगा वीरता या फिर वीरत्व, धीर का हो जाएगा धीरता या फिर धैर्य, बड़ा का बड़प्पन, ललित से ललित्य, लाल से लालिमा, भोला से भोलापन, अधिक से अधिकता या फिर अधिक्य। स्टूडेंट्स पता है हम ना इसमें ना कई बार गलती करते थे, क्योंकि हमें भाववाचक संज्ञा दी होती है, फिर हमें पूछते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा किस शब्द से बनी है, तो इसलिए आपको ये सभी पता होने चाहिए। कई बार ऑप्शन में अगर आपने पढ़ा होता है तो आपको ऑप्शन से हिंट मिल जाता है कि ओके मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी। अब आते हैं कुछ क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, घबराना से घबराहट, थकना से थकान, मिलना से मेल बनेगी, चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा, भटकना से भटकाव हो जाएगा, रोना से रुलाई। अब आते कुछ अव्यय से भाववाचक संज्ञा, जैसे कि दूर से दूरी, निकट से निकटता, नीचे से निचाई, समीप से समीपता। ये थी आपकी कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यानी कि अब जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये कई बार जातिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। वो कैसे बनती है, कौन से सेंटेंसेस में बन जाती है, अब हमें ये पता करना है, क्योंकि यहीं पे आपका ना सेंटेंस दे देते हैं एंड हम सोचते हैं इसमें ये शब्द आ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक का है, लेकिन वही एक्चुअल वहां पे प्रयोग किस रूप में किया गया है आपको वो बताना होता है। तो चलो देखते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अब आप ये सेंटेंस देख रहे हो, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यहाँ पे जो हरिश्चंद्र है ना ये किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पे जब हमने बोल दिया हरिश्चंद्र, यानी कि अब हम हरिश्चंद्र जैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये किस रूप में यूज हुआ है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जाति बता रहा है किसी चीज की, यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल देखो, देश को हानि जयचंदों से होती है। अब ये जो जयचंद है ना ये कोई देशद्रोही था जिसने विश्वासघात किया था इंडिया के साथ, यानी कि हमारे भारत के साथ। तो अब इसका नाम इतना फेमस है कि जब भी कोई विश्वासघाती के लिए बात होती है ना उन व्यक्तियों के लिए, तो हम जयचंद का इस्तेमाल करते हैं। तो जो जयचंद है ये नाम से तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पे किस रूप में किया गया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल है। अब यहाँ पे रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबल से क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं के, उनको ये बाइबल कह रहे हैं, और उनमें से क्या रामचरितमानस है।
तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे धर्म से रिलेटेड कुछ ग्रंथ जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो ये सब इन्होंने किससे मान ली, बाइबल की तरह मानी है। तो यहाँ पे ये जो बाइबल है ये कैसे यूज की गई है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसमें एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब ये जो गोस्वामी है ना, यहाँ पे हमारे एक फेमस राइटर रहे हैं तुलसीदास जी, तो यहाँ पे गोस्वामी उनके आगे लगाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास उनका पूरा नाम है। तो जब भी गोस्वामी आता है ना, अब गोस्वामी ना बहुत सारे लोगों की जाति होगी, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी के लिए कौन फेमस है, तुलसीदास फेमस है, इसलिए हमने उनका नाम यहाँ पे कैसे यूज किया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज किया है, और हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अगला देखो, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब ना हमारे रामचंद्र शुक्ला थे एक, तो उन्होंने हमारे हिंदी का साहित्य का इतिहास लिखा था। तो ये जो शुक्ला आ गया ना, अब शुक्ला ना बहुत सारे लोग हैं, एक अलग ही जाति है, लेकिन यहाँ पे हमने शुक्ला का किस टाइप से यूज किया है, व्यक्तिवाचक के रूप में यूज किया है, लेकिन ये है किसका पार्ट, जातिवाचक का। अब यहाँ पे देखो, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित तो बहुत सारे पंडित, एक पूरी कैटेगरी हो गई, एक जाति है, तो यहाँ पे पंडित तो कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री से हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे जो पंडित का इस्तेमाल हुआ है ये जवाहरलाल नेहरू के लिए यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो जातिवाचक संज्ञा है इसका इस्तेमाल व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। अब आते हैं द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब ये तीनों हमारी संज्ञाएं है ना, जो इनके प्रकार है, इन तीनों का इस्तेमाल हम जातिवाचक में कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो हमें स्टूडेंट्स इसमें ना ये बात ध्यान में रखनी है कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक और ये जो भाववाचक संज्ञा है, इनका यूज कभी भी बहुवचन में नहीं होता, और अगर ये तीनों ही आपको बहुवचन के रूप में दिखाई देती है तो ये वहीं पे आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। तो इसमें हमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि ये कभी बहुवचन में तो होती नहीं है, और अगर बहुवचन में बन रही है तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये जातिवाचक संज्ञा है। अब एग्जांपल देखो, वहां तेल बिकता है। अब ये क्या है, तेल यहाँ पे एक वचन में प्रयोग हो रहा है, और तेल हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा भी है, राइट। अब ये एक वचन में इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा कंफर्म हो गई। लेकिन अब अगला सेंटेंस देखो, वहां कई प्रकार के तेल बिकते हैं। अब यहाँ पे प्रकार के तेल आ गए ना, और कई प्रकार के, यानी कि अब ये जो तेल है यहाँ पे ये बहुवचन बन गया कि अलग अलग वैरायटी के तेल बिकते होंगे। तो अब ये तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं रहा, अब ये आपका जातिवाचक संज्ञा बन गया। अब अगला देखो, सेना युद्ध के लिए तैयार है। अब ये जो सेना शब्द है ये आपका समूहवाचक है, राइट। लेकिन अब जैसे ही हमने सेंटेंस, अब अगला सेंटेंस को देखेंगे ना, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, यानी कि सेनाओं में आपस में बहसबाजी हो गई, तो यहाँ पे अब सेना का मैंने क्या कर दिया, सेनाओं। और मुझे पता है कि समूहवाचक की जो संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे तो ये बहुवचन बन रहा है, और जैसे ही ये सेनाओं हो गया तो ये मेरा जातिवाचक संज्ञा बन गया, क्योंकि अब ये बहुवचन में यूज हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, उसकी चोरी पकड़ी गई। अब जो चोरी है ये एक भाव है, राइट, कि ये भाववाचक संज्ञा, ये एक वचन में तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, उस इलाके में कई चोरियां हुई। अब जैसे ये बहुवचन बना तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो हमें क्या याद रखना है, समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो या फिर आपका भाववाचक हो, ये जब भी एक वचन में होंगे तो ये जो संज्ञा है वही रहेगी, लेकिन जैसे इनका वचन चेंज हो, ये बहुवचन बने हिंदी में, तो ये सब क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा का हिस्सा बन जाती है, ये जातिवाचक संज्ञा का रूप बन जाती है। आज की वीडियो का भी ये लास्ट टॉपिक है, क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में कैसे किया जाता है। तो चलो देख लेते हैं। और जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो हम उसे क्रियार्थक संज्ञा भी कहते हैं। क्रिया से बने जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के समान हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल्स देखो, टहलना सेहत के लिए जरूरी कदम है, या फिर टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो टहलना वर्ड आ रहा है, अब टहल हम वैसे बोलेंगे तो ये है तो क्रिया, लेकिन अब इसमें क्या लग गया, ना लग गया, और ये एक सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे क्या बन रहा है, संज्ञा बन रहा है, तो इसलिए हो गया क्रियार्थक संज्ञा। अगला पढ़िए, चलने से ही दूरी तय होगी। जब तक तुम चलोगे नहीं, जब तक दूरी कैसे नापोगे। तो जो चलना है वैसे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, संज्ञा के रूप में। दौड़ना खिलाड़ियों की दिनचर्या में शामिल है। दौड़ अगर हम बोलेंगे तो वो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे दौड़ना किस के यूज में हो रहा है, संज्ञा के यूज में। पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये जो पढ़ना है यहाँ पे अगर पढ़ लिखा होता तो ये क्रिया होती, लेकिन यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में इस्तेमाल की गई है। सो होपफुली आपको पूरी प्रॉपर डिटेल में संज्ञा समझ आ गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड आगे भी ऐसे डिटेल्ड वीडियो को देखने के लिए, अपना हिंदी का सिलेबस पूरा करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी दोस्त आपके केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कर दो। एंड इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी गिवन है, एंड आपको कल इसकी प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से संज्ञा के प्रॉपर क्वेश्चंस भी सॉल्व अप कर सकते हो। सो बाय बाय।